सीएम सैनी से मिले यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल चेयरमैन। हरियाणा में अपनी कंपनी के विस्तार करने में जताई गहरी रुचि। सीएम को कुरुक्षेत्र में नई परियोजनाओं के उद्घाटन का दिया आमंत्रण। एक्शन मोड में हरियाणा का शिक्षा विभाग। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और अवैध अकेडमियों के खिलाफ की कार्रवाई। महावीर जयंती की छुट्टी पर बच्चों को बुलाने वाले स्कूलों को नोटिस जारी। होडल में नेशनल हाईवे 19 पर बेकाबू ट्रक का आतंक। ट्रक ने ग्रिल तोड़ते हुए सर्विस रोड पर बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत। हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभुदयाल सस्पेंड। भ्रूण हत्या मामले में हुई कार्रवाई। सीएम सैनी ने कहा दोषियों पर होगी कठोर और त्वरित कार्रवाई। अमेरिका से भारत लाया गया 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा एनआईए मुख्यालय। वर्चुअली तरीके से होगी तहव्वुर। राणा की कोर्ट में पूछी। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में बड़े पैमाने पर विकास की नई लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं, जबकि विपक्षी दल निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रदेश का दौरा करेंगे और इस अवसर पर मोदी यहां पर प्रदेशवासियों के लिए 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का तोहफा लेकर आएंगे, जिससे राज्य में विकास की गति में तेजी आएगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के अनुसार 14 अप्रैल को हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से पहली उड़ान का शुभारंभ किया जाएगा और इस नई उड़ान का विशेष महत्व तब और बढ़ जाएगा जब यह उड़ान अयोध्या में हाल ही में निर्मित भव्य श्री राम मंदिर के लिए होगी। इस हवाई अड्डे के चालू होने से प्रदेशवासियों को वायु मार्ग से यातायात की सुविधा मिलेगी, जो यात्रा के अनुभव को और भी आरामदायक बना देगी। तो वहीं दूसरी तरफ 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का भी यहां पर शिलान्यास करेंगे नरेंद्र मोदी। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विकास को लेकर जब मुद्दे की बात होती है तो विकास को नए आयाम, नए गति मिलने के यहां पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और एक जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का ये दौरा 2 बड़ी परियोजनाओं को लेकर है, उसको लेकर उससे कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में नई गति, नई उड़ान और नए पंख विकास को लगते हुए नजर आएंगे। उसको लेकर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो विकास की योजना है वो सफल होती नजर आ रही है। विकास क्या धरातल पर उसी पैमाने पर नजर आ रहा है जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ राजवीर रोहेला जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। ललित अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। वीरेंद्र शर्मा और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हालांकि ललित अरोड़ा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है। और शुरुआत चर्चा की राजवीर जी आप ही से करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा विकास की नई लहर यहां पर कह सकते हैं साफ तौर पर, जिस तरीके से आपकी पार्टी की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से परियोजनाएं लगातार जो हरियाणा में प्रवेश कर रही हैं उससे कहीं ना कहीं एक गति, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा विकास को मिलती हुई नजर आ रही है। राजवीर जी नमस्ते। वीरेंद्र जी, अरोड़ा जी और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। गौरव जी, विकास एक चलने वाली प्रक्रिया है, ये नहीं बैरियर आ जाता है। इसमें बैरियर सरकारों की नीयत पे आता है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से आई है, ये तीसरी बार जो हमारी सरकार आई है, ये विकास के एजेंडे पर ही आई है। क्योंकि जो मनोहर लाल जी ने जो 9.5 साल काम किया, जो एक बुनियाद रखी कि भाई सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उस नीयत से काम किया और उस नीयत का रिजल्ट परियोजनाओं में दिखेगा, आपको योजनाओं में दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी में दिखेगा, गुड गवर्नेंस में दिखेगा।
ये चीजें आपको धरातल पर नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का जो ट्रिपल इंजन का जो एक प्रक्रिया शुरू की है वो लगातार चल रही है। इसमें मोदी जी का विशेष योगदान रहता है हमेशा, क्योंकि उनका विशेष प्रेम हरियाणा जी। जब भी कोई प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री जी जाते हैं या हमारे मंत्री जी जाते हैं, अब नितिन गडकरी जी को ले लो, अब उन्होंने कल 1870 करोड़ की एक घोषणा की है। वो एक ऐसे मंत्री है हमारे जो कभी मना नहीं करते, और ये ऐसा विकास है जो विकास आपको धरातल पर नजर आ रहा है। चाहे वो आप 80 कॉलेज जो हमने खोले, 30 उसमें महिलाओं के कॉलेज खोलने का काम किया है, स्कूलों की दशा बहुत सुधारी है हमने, हॉस्पिटल खुले हैं। आम आदमी को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये जो अभी जो 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो प्रधानमंत्री जी को पता है उन्हें क्या करना है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो हमें उम्मीद ज्यादा हमेशा देके जाते हैं। तो हम तो कोई उम्मीद नहीं लगाते, क्योंकि वो तो भामाशाह है हरियाणा के लिए। तो वो मना नहीं करते कभी भी, जो भी प्रोजेक्ट ले जाओ करो और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाओ। और उसी दिशा में लगातार काम करते हुए श्री नायब सैनी जी ने अपना जो 24/7 हरियाणा को दिया है वो एक मिसाल है। चाहे वो आप जब उन्होंने पहली कलम से 24,700 बच्चों को नौकरी देने का काम हो, या अन्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर खुद मॉनिटरिंग करते हैं। वो हर डिस्ट्रिक्ट में समाधान शिविर लगाए हैं। जनता को राहत मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है वो एक मिसाल है। आज जो तहसीलों में या जो जहाँ करप्शन था, जहाँ जो चिन्हित जो क्षेत्र थे, वहाँ लगातार सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। वहाँ लोग पकड़े भी जा रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, और ये सारे काम जनता के लिए हो रहे हैं। तो अभी जो बिल आया बीज और पेस्टिसाइड अधिनियम का, वो भी किसानों के लिए है। तो हरियाणा सरकार ने हर किसी के लिए काम करने का काम किया है। और जो नायब सैनी जी की सोच है, वो सोच क्या है कि भाई हमने मतलब काम करना है, बस जनता ने हमें चुन के भेजा, हमें सेवक के रूप में काम करना है। अब तक कबीर कुटीर जो उनका निवास स्थान है, वहाँ उन्होंने 4 लाख से ज्यादा लोगों से मुलाकात कर ली है। और वो भी जब भी मौका लगता है, जब भी वो फ्री होते हैं, जब भी वो दौरे से आते हैं, तुरंत प्रभाव से सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और मौके पर उनका निवारण करने का प्रयास करते हैं। और जो हमारी जिला के निवारण समितियां हैं, वहाँ लोगों की समस्या सुनी जाती है और मौके पर उनका समाधान किया जाता है। अल्टीमेटली ये सरकार जनता के लिए, जनता को समर्पित है और जनता द्वारा बनाई गई है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है राजवीर जी, मैं जो है ललित जी आपके पास आना चाहता हूं। और ललित जी, जिस तरीके से राजवीर जी ने कहा कि जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, वो तो प्रदेशवासियों को पता है और प्रदेशवासियों के सामने आ जाएगा किस तरीके का विकास की नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ में विकास को नई गति यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। क्या जो लगातार विपक्ष जो सवाल निशान खड़े कर रहा है, वो आखिरकार उनको विकास दिखाई नहीं दे रहा, या विकास जिस गति से हो रहा है उससे दिक्कत है? ललित जी, देखिए, किसी भी राष्ट्र में विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, उसी तरह हरियाणा में भी, और वो दिखना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हरियाणा की, शहरों की और गांवों की, ये किसी हद तक भी दुरुस्त नहीं की जा सकती। रोजगार की अपनी समस्याएं है हरियाणा की। इसके अलावा महंगाई बढ़ी है, हमारे बच्चे बाहर विदेशों में पलायन को जाते हैं, और क्राइम बहुत बढ़ गया है। अभी 1-2 दिन पहले ही रात को चीन में 2 सड़े भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये कोई एक आइसोलेटेड केस नहीं है, सब तरफ ऐसा हो रहा है। उसके अलावा ये जो कॉलोनियां ये काटते रहते हैं जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन बेसिक सुविधाएं नहीं है। इसके अलावा आप देखो, पीने के पानी का संकट पूरे हरियाणा में है। अब ये इतनी गर्मी आ गई है, इतनी भयानक भीषण गर्मी 1-2 दिन में और 42, 45 से 40 डिग्री तक भी हो जाने की संभावना रहती है हिसार में, आदमपुर में। तो आदमियों के लिए पानी नहीं है, इंसानों के लिए तो, पशु पक्षियों के लिए तो बड़ी दूर की बात है। इसके अलावा देखिए, रोज 3-4 मर्डर, रोज 5 रेप, किडनैपिंग होती है। अच्छा, पावर प्लांट इन्होंने जो कल करने आ रहे हैं, 11 साल में जो पहली बार पावर प्लांट की सुध आई है, एयरपोर्ट जो बन रहा है, अभी इसमें बहुत कमियां है। इन्होंने बजट में 503 करोड़ रुपए का, जो 530 करोड़ का प्रावधान किया है पैसेंजर टर्मिनल के लिए, यानी ये बिना टर्मिनल के बना दिया है। आप ये देखिए, कोई बड़ा उद्योग हरियाणा में 10-11 साल में नहीं आया।
मैं कोई आलोचना की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, तो सच है वही कह रहा हूँ। एक भी रेलवे लाइन नहीं आई, 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ी, 5-10 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, कितने पद खाली हैं। इन्होंने जो ये कहते हैं हमने 24,000 नौकरियां दी, हमने इनसे तो बहुत बार पूछा है कि मेरे भाई किस विभाग में कितनी नौकरियां दी और SC ST OBC बेनिफिशियरी कितने हैं इसमें। इसके अलावा शराब का, रजिस्ट्री का, प्रॉपर्टी ID का, अमृत योजना का, खनन, धान खरीद, रोडवेज जो माइलेज था उसके ऊपर ही बात हुई थी। अब काला धन वापिस होगा, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 40 कर देंगे, क्रूड ऑयल का रेट जो है कितना कम हो चुका है, 25 से 30 डॉलर जो है कम हो चुका है और ये 2 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो कैसे मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं, ये पूछने का हक तो हमें है ना। MSP की गारंटी नहीं देंगे, ठीक है। ये नहीं बताते कि किसान मंडियों में इस समय क्या तैयारियां की गई है कि लोग अभी भी वही फसल रख के बैठे हैं। आज बारिश क्या आ रही है हमारे एरिया में, करनाल में, बाकी जगह मुझे नहीं पता है, अचानक चीजें हो जाती है। 24 फसलों की बात आप करते हो, गारंटी नहीं देते हो। केंद्रीय एजेंसियां कितनी खरीद कर चुकी है, परसों तक तो 61,000 आई थी। तो हमें तो हर वर्ग की चिंता है, छात्रों की भी, युवतियों को स्कूटी की बात हुई थी, 5,000 करोड़ रुपया आवंटन किया कि हम आपको जो है 21 या कितना देंगे, लेकिन नहीं हुआ। जो कर्मचारियों के मुद्दे 10% है, छोटे में बड़े डरे हुए भी है। एक भाजपा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को 25 लाख करोड़ का लोन दिया और इस 10 वर्ष की अवधि में 16 लाख करोड़ का माफी करी है। लेकिन जो छोटा व्यापारी है उसका क्या हाल है, उसके बारे में बात करें। वो तो सिर्फ टैक्स देने के लिए रह गया ना। अच्छा, आप कहते हो कि GST बढ़ा, एलोकेशन कितना हुआ आपको GST का? कौन सी नई परियोजना आपने लगा दी है? ये PPP के बारे में बहुत परेशान है। स्थानीय ID का है, गृहिणियों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है, कितना महंगा हो गया है। आपने पहले बोला था सबको 500 में देके, बाद में चेंज कर दिया। तो ये समस्याएं हैं, महिला सुरक्षा है। और जो है हरियाणा भी 3 बार जला पिछले 10 सालों में। रामपाल जी का मामला था, जाट आरक्षण था, संत राम रहीम का मामला था। मतलब इन तीनों में पुलिस की गोली से कितना लोग मारे गए। अब हम अगर अग्निवीर की बात करें तो ये उसके अपना 33 घोटाले किए उन्होंने, आपको पता है, मैं उनको दिखाने नहीं जा रहा हूँ। अब कमर तोड़ महंगाई में भी GST 5 से लेकर 28% दे, मक्खन दे, ब्रेड दे, मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं उन्होंने। तो इसके अलावा ये एक और चीज जो है, जो ये कहते हैं कि क्राइम इस साल जनवरी से लेकर अब तक बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है, फिरौती और डकैती के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 32 लाख लोग जो है बेरोजगार हैं और जो CTET क्वालिफाइड है उनका क्या बना, क्या रहेगा उनका, कितना, इसको कितना वजीफा मिलेगा। बहुत सी चीजें हैं, जल भराव की समस्याएं आप देख लीजिए, गुड़गांव साइड में, NCR में, हर जगह इनसे निजात कब मिलेगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लूंगा राजवीर जी से। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानने की कोशिश, समझने की कोशिश कि जो सियासी दंगल विकास के मुद्दे पर प्रदेश के भीतर देखने को मिल रहा है, आपसी जो पलटवार है, वार पलटवार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या विकास जो मैनिफेस्टो में वादे सरकार ने किए थे वो यहाँ पर पूरे होते हुए साफ तौर पर, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो धरातल पर गैस, चाहे वो स्कूल, स्कूटी, तमाम जो रोजगार जो यहाँ ललित जी ने जिस पर चर्चा की है, क्या वो जो है पूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर सरकार निभाते हुए नजर नहीं आ रही है? या फिर जो एक नए तरीके से आयाम रचे जा रहे हैं, नए जो परियोजनाओं को लाने की कोशिश, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया क्षेत्र के लिहाज से हो या फिर जो हवाई क्षेत्र के लिहाज से हो, जिस तरीके से अब जो शिलान्यास करने जा रहे हैं यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट के लेकर, तो क्या इससे जो है विकास की परिभाषा पूरी नहीं होती? देखिए गौरव जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपको नमस्ते करते हुए अपनी बात रखता हूँ। सबको नमस्कार। गौरव जी, क्या होता है कि विकास के मायने और विकास निरंतर एक जो प्रक्रिया है वो साथी राजवीर जी ने बताया और दूसरे साथी ने बताया, ये सच्चाई है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर होती रहती है।
और विपक्ष का काम होता है कि जिस तरह का विकास होना चाहिए था और जिस तरह की विकास की हम अपेक्षा करते थे, क्या उस तरह का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर पाए या नहीं कर पाए। अब आप और हम डिबेट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि विकास के मुद्दे पर हम लोग डिबेट करते हैं, तो एक अच्छा माहौल बनता है कि कम से कम विकास के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब विकास ये लोग कौन से पैरामीटर और किस क्राइटेरिया से अपना इनका एक पैमाना है जिसको ये मापने का प्रयास करते हैं, और हमारा जो क्राइटेरिया है वो हम बता दें, वो जनता के समक्ष हम बताना चाहते हैं कि हमारा क्राइटेरिया विकास को मापने का क्या क्राइटेरिया है। अब विकास के लिए कोई तो ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक्चुअल में विकास हुआ या नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूँ विकास को जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक भी विकास को मापने का क्या तरीका है। शिक्षा की अगर बात करें हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो शिक्षा का बुरा हाल है हरियाणा प्रदेश के अंदर। 311 स्कूल गौरव जी ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ मात्र 10 विद्यार्थी हैं, और ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ सिर्फ एक शिक्षक है और 2 विद्यार्थी हैं। तो क्या ये शिक्षा की अगर दृष्टि से देखेंगे तो क्या ये विकास कहा जा सकता है? और हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या ये विकास है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता और संविधान के ऊपर लोगों की आस्था, ये विकास को मापने के कुछ पैमाने हो सकते हैं किसी प्रदेश के अंदर। अगर वहाँ का शिक्षा का ढांचा अगर व्यवस्थित नहीं है, वहाँ का शिक्षा का ढांचा अगर धूलमिल है, और वहाँ का शिक्षा का ढांचा के अंदर वहाँ की जनता विश्वास नहीं कर पा रही है, यहाँ के जो स्कूलों के अंदर बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे के पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूलों पर जिनका विश्वास नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकारों के लिए कह रही है कि उन्होंने ये किया, 70 साल तक वो किया, तो अगर 10 साल तक ये पेरेंट्स का एक विश्वास नहीं बना पाए सरकारी संस्थाओं के लिए, स्कूलों के लिए, तो फिर कहाँ से हम डेवलपमेंट करेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ। हिसार के अंदर कुछ पिछले दिनों में जो ऑपरेशन थिएटर था, इमरजेंसी जो वार्ड था, उसकी छत गिर जाती है, तो क्या हम इसको विकास कहेंगे? क्या हम इसको विकास कहेंगे? आजादी के कितने सालों बाद, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, तो इन्होंने 10 साल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाए जिसमें आम आदमी को इलाज मिल पाए, विधायकों के बच्चे इलाज करवा पाए। विधायक हम चंडीगढ़ पीजीआई और रोहतक जैसे बड़े हॉस्पिटल में करवाते हैं, तो आम आदमी फिर वहाँ कैसे इलाज करवाएगा? इनका कोई भी विधायक अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलाज करवाता तो आप बता दीजिए, तो वो आम लोगों को मरने के लिए वहाँ क्यों छोड़ा जाता है? तो क्या आप इसको विकास कहेंगे? हम तो इसको विकास नहीं मानते। सुरक्षा के लिहाज से चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, टोटल FIR दर्ज कितनी हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाओं के मामले में? इनकी जो रिपोर्ट आई थी NCRB का जो डाटा था वो क्या कहता है? हरियाणा प्रदेश दूसरे नंबर अपराध के मामले में। तो क्या हम इसको विकास कहेंगे? हम इसको विकास नहीं मानते। समानता की हम बात करते हैं, किसी भी प्रदेश और देश के लिए अगर विकास होता है तो समानता का एक बहुत बड़ा जो असमानता फैलती है, चाहे वो सामाजिक में कहो चाहे वो आर्थिक में कहो, अगर असमानता फैलेगी तो वो विकास नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी खुद चिल्ला के ये लोग कह रहे हैं कि 80% आबादी, बहुत बड़ा एक जो वर्ग है वो इन्होंने बेनिफिशियरी क्रिएट किया, BPL में डालने का काम किया। तो अगर इतनी असमानता है तो कहाँ से विकास हुआ? तो मैं तो इन पैरामीटर से मानता हूँ कि यह विकास नहीं है। संविधान के अंदर बनाई हुई संस्थाओं में कितनी लोगों की आस्था है, बहुत बड़ा ये ग्राउंड होता है क्या मापने का। जिनके लोग निगम के अंदर जो इलेक्शन में तो 60% लोगों ने वोट ही नहीं किया। अगर इनकी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर लोगों को ये भरोसा नहीं है कि हमारा वोट किया हुआ उस कैंडिडेट को जाएगा नहीं जाएगा, वोट करना उचित है अनुचित है, हमें निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, और शहरी वोटर जो पढ़े लिखे होते हैं वो 60% अगर प्रदेश के वोट ना करें, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारा प्रदेश किस ओर जा रहा है। दूसरा, अब बहुत आंकड़े में आपको देता हूँ, अगर ये कहते हैं कि विकास हमने किया तो इनके 10 मंत्री हार चुके हैं। अगर हारे हुए मंत्री डिसैटिस्फैक्शन लेवल इतना है कि जनता ने हरा करके भेजे 10 मंत्री, तो कहाँ से विकास पिछले 10 सालों में इन्होंने किया? क्योंकि जनता इनसे खुश नहीं थी। उसके बाद 60% आबादी में वोट ना करना निगम के अंदर, ये दर्शाता है कि इनसे लोग नाखुश हैं, इनसे खुश नहीं है लोग। 80% आबादी को BPL के दायरे में लेके आना, ये विकास नहीं है। कर्ज हरियाणा प्रदेश में 10 साल पहले कहाँ हम लोग खड़े थे और 10 साल के बाद कितना कर्ज है, ये स्थिति बयां करती है कि हम लोग कर्ज के उसमें दबते चले जा रहे हैं। कोई बड़ा इंटरप्रेन्योर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया, तो वो पैसा कहाँ चला गया? बिजली के रेट 25 पैसे पहले बढ़ाए, 25 पैसे बढ़ा दिए, 2100 रुपए लाभ योजना ये दे नहीं पाए, तो उल्टा उन्होंने बिजली के बिल बढ़ाने का काम किया। इनके प्रवक्ता काफी कहते हैं कि हमने नए कनेक्शन लगाए, हमने लाइन लोन कम किया, हमने
डिफॉल्टर को लिस्ट को कम किया और कोई बड़ा इंटरप्रेन्योर बिजली का लगाया नहीं, तो कहाँ से लॉस हुआ इनको बताना चाहिए। फिर 4,500 करोड़ के आसपास का इनको लॉस हुआ है, उसकी भरपाई आम जनता से करना चाहते हैं, तो क्या इसको ये विकास कहते हैं? गैस सिलेंडर के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल रेट क्या है, हरियाणा प्रदेश की जनता से पिछले 10 साल से इतना पैसा ये डीजल और पेट्रोल के रूप में लेते जा रहे हैं, क्या इसको विकास करेंगे? उसके बाद नशा, हरियाणा प्रदेश के अंदर गली गली के अंदर, गांव के अंदर गौरव जी इतना नशा फैल चुका है, इतना नशे का प्रकोप हो चुका है, क्या ये लोग सो रहे हैं? इनको पता नहीं है इनकी इंटरनल सीआईडी की सारी रिपोर्ट क्या कहती है? आप इनसे पूछिए, नशे का इतना प्रकोप हरियाणा प्रदेश के अंदर है। हर रोज युवा लिस्ट में फंसते जा रहे हैं, हर रोज युवा सुसाइड कर रहे हैं, युवाओं की डेथ होती जा रही है, उसका कोई इलाज इनके पास नहीं है। सड़क के मामले में इंटीरियर के अगर हाईवे छोड़ दीजिए, इंटीरियर की बात करिए, इंटीरियर के अंदर 2-3 रोड बनाते हैं, कोई मंत्री इनका कोई बड़ा नेता जिस दिन आएगा ये रोड बनाएंगे, 3 दिन बाद वो रोड टूट जाते हैं, रोड चलने लायक नहीं रहते। क्या इसको आप विकास कहते हैं? अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एरोड्रम इन्होंने बनाया और अपने वक्तव्य में कोई भी इनका नुमाइंदा, कोई भी इनका मंत्री, कोई भी इनका विधायक ये नहीं कहता कि वो एरोड्रम है, उसको कहते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमारे को आपत्ति इस बात से कि जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं बताते? अगर ये डोमेस्टिक क्यों नहीं बोलते, एरोड्रम क्यों नहीं बोलते अपने वक्तव्य में? एरोड्रम बोलिए, इनके लाइसेंस में आप साफ साफ लिखा हुआ है कि एरोड्रम के नाम से इनको लाइसेंस दिया गया है। वो बहुत पहले से था, भजनलाल जी के समय में यहाँ पे हवाई जहाज उड़ते थे, तो उसमें जो 4 द्वारी इन्होंने खींची है, उस 4 द्वारी के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की बू आती है, सब लोग कह चुके हैं। उसकी कोई जांच के लिए इन्होंने किसी को एजेंसी इन्होंने नॉमिनेट नहीं की, तो क्या इसको विकास कहते हैं? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है हरियाणा प्रदेश के अंदर। गौरव की लास्ट में मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ, कोई भी महकमा, कोई भी डिपार्टमेंट गौरव की ऐसा नहीं है। जनता इतनी तरह परेशान हो चुकी है। निगम की बात करें, रजिस्ट्री की बात करें, तहसील ऑफिस की बात करें, सोशल वेलफेयर में बात करें, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। लोगों से पैसे लिए जाते हैं, उसके वेज में काम होते हैं, तो भ्रष्टाचार का दुकानें लोगों ने खोल रखी है, तो क्या इसको विकास कहते हैं? तो मेरे पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल है विकास की मामले में। आपका जो पैरामीटर है वो जो आपने बताया कि किस तरीके से आप जो है विकास को उस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसको आंकने का जो आपने आकलन है वो बताया। राजवीर जी जवाब दीजिए जरा, जो है यहाँ ललित जी ने भी जो है सवाल उठाए हैं, वीरेंद्र जी ने भी सवाल उठाए हैं, इनके जो पैरामीटर से जो है विकास की परिभाषा और विकास धरातल तक नहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो, नशे की जद में हो, बिजली के बढ़ते बिल, बीपीएल कार्ड के दायरे को बढ़ता हुआ, हॉस्पिटल, शिक्षा, तमाम वो चीजें जो कि एक मूलभूत जिंदगी से जुड़ी हुई, आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको किस तरीके से विकास की परिभाषा में शामिल किया जाए? मैं वीरेंद्र जी को बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की जर्नी तो आम आदमी पार्टी है, जिसके नेता जेल में गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में गए, वो आजादी की लड़ाई में नहीं गए थे। जैन जी 1.5 लाख रुपए का वो जो हवाला का जो किया था वो साबित नहीं कर पा रहे अब तक। वो माल कहाँ गया वो माल, ठीक है ना? जब मनीष सिसोदिया जी, तो जो दारू का जो आपका एक स्कैम था 2 लाख से 2.5 करोड़ के बीच में, वो पूरा सबको पता है। आपके ही नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, एक कविता जो बीआरएस की नेता, उसको मैसेज लिखे कि भाई आप लोग दिल्ली में आए, दिल्ली आते हैं तो आप मतलब आपके चक्कर में हम फंसते, ठीक है ना? ये भी लेटर पब्लिक डोमेन में है। वीरेंद्र जी मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा भाई। अच्छा, दूसरी बात, तो अभी जो यहाँ चल रहा है पंजाब में की जो सरकार है, पंजाब में वैसा ही हाल है, विकास के नाम से कुछ नहीं है। वापस केजरीवाल जी को कैसे राज्यसभा भेजा जाए, वो एक प्रयास चल रहा है फिलहाल। और एक बात और भी है, भगवंत मान जी से खतरा मंडरा रहा है, केजरीवाल जी कुर्सी ना लगनी, तो आप अपनी पार्टी को संभालिए। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार बहुत बुरी बीमारी है, ये आज की बीमारी नहीं है। लेकिन हरियाणा की जो सरकार हो, चाहे मनोहर जी के नेतृत्व में, चाहे नायब सिंह जी के नेतृत्व में, लगातार लड़ रही है। हमारे किसी भी नेता पर, हमारे किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा, मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और उसके लिए समाज सेवा के लिए दान कर दी। ये छोटी बात नहीं है, वरना लोग आजकल तो पंचायत का मतलब अगर मेंबर बन जाए ना तो वो इस्तीफा न दे। हमारे जो त्यागी तो मुसलमान जी, उन्होंने तो विधानसभा से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी संपत्ति निकाली दान करके। तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ये है। और जो हमारे नायब सिंह जी है वही उनका है। लेकिन जो भ्रष्टाचार में जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, करती रहेगी। हाँ, एक बात है
आज भी मामले आते हैं, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। एम्प्लॉय नंबर दिए हुए हैं, सीएम फ्लाइंग लगातार चल रही है, विजिलेंस लगातार चल रही है। अगर कोई परेशान करता है तो हम संपर्क कीजिए, तुरंत प्रभाव से पकड़ेंगे, वहां पर एक पद नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये जनता को भी सोचना पड़ेगा, भाई हमें अपने काम से गुटबाजी की बजाय हमें अपना काम रूटीन में करवाना चाहिए। क्योंकि सिटीजन सारे डिपार्टमेंट में लगाया हुआ, अगर वहां से वो दिक्कत कर रहा है तो उसकी शिकायत कीजिए और वो पकड़ेंगे और उसकी जेल भी होगी और उसकी नौकरी भी जाएगी। तो भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस से काम कर रही है और करती रहेगी। यही बात है, स्कूलों की बात है। ये जो स्कूल बंद हो रहे कि कहीं शिक्षा, कहीं स्टूडेंट्स नहीं है तो कहीं जो है विद्यार्थी नहीं है, कहीं जो विद्यार्थी है तो कहीं शिक्षक नहीं है। मैं बताऊंगा, ये सारी जो पिछली सरकारों ने जो एक ग्लोबलाइजेशन किया था, भाई स्कूल खोल लो, दुनिया भर के प्राइवेट स्कूल खोल के दुनिया भर की मंजूरियां दी गई, ठीक है, वहां से मतलब क्या निकला है, वहां से योग्यता नहीं निकली, वहां से तो पेपर पास करवाए गए, वैसे चलो 10वीं होगी 12वीं होगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो शिक्षा नीति लेके आई है उसमें चहुमुखी विकास हो बच्चे का, उस पर फोकस किया गया है। पीएम3 स्कूल खोलने की, हर ब्लॉक में 2 स्कूल खुलेंगे, 289 के करीब स्कूल खुलने हैं, तो 124 की मंजूरी आ चुकी है, उसके मॉडल स्कूल खुल रहे हैं। आज मैं दावा करता हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ, कोई भी प्रवक्ता मेरे साथ चले, मैं उनको स्कूल दिखाता हूँ स्कूल कैसे होते हैं। अगर आप ललित जी 5 सेकंड में आप कुछ कहना चाहिए? ललित जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 5 सेकंड में आप जो है फाइनल कमेंट अपनी दे दीजिए और फिर मैं वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। विकास के मार्ग में अड़चने बहुत है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस के हिसाब से जो है भ्रष्टाचार पर काम करे सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है, इनके यहाँ बहुत घोटाले हो चुके हैं। मैं सिर्फ 2 बातों पे कहना चाहूंगा। जी। एक तो ये AI मिशन जो है उसके ऊपर इन्होंने कहा, एक बोला कि डिपार्टमेंट एक नया बनेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनेगा। अभी तक कोई पता नहीं कब काम शुरू करेंगे। लाडो लक्ष्मी स्कीम ही बता देंगे 1 डेढ़ के कब दी जाएगी। इन्होंने बोला था बजट में मिशन हरियाणा 2, एक लास्ट पॉइंट मिशन हरियाणा 2047 में 50 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। रिकॉर्ड तो काफी खराब है पिछले 11 सालों का। देखते हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये इस तरह का कोई जो है मिशन प्राप्त कर पाएंगे, और आगे का खैर पता भी नहीं है, राजनीतिक हालात क्या टर्न देते हैं। लेकिन 50 लाख का संभव सा इन्होंने एक टारगेट रखा है। जो है मैं तो चाहता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट विकास के कार्य और करे, लेकिन सवाल है कि इतने आना चाहिए अगर बजट टारगेट। ठीक है वीरेंद्र जी 5 सेकंड फाइनल कमेंट। देखिए गौरव जी, राजवीर जी ने मैंने 10 सवाल इनसे किए थे, किसी भी सवाल का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। चलो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली डिबेट में देंगे, लेकिन फिर मैं इनसे यही कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश नशे की गर्त में डूबता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और अगर इनके अंदर नैतिकता तो हरियाणा प्रदेश की पीढ़ियों को, भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए कम से कम इसके ऊपर कदम उठाए। ठीक है सर, समय से ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए राजवीर जी, ललित जी और वीरेंद्र शर्मा जी, आप तीनों मेहमानों का। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से नए आयाम, नए कीर्तिमान जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है, वो धरातल पर उतरते हुए किस तरीके से नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।